नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे कि ग्रोथ अर्थात वृद्धि क्या होता है और डेवलपमेंट विकास क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अर्थात वृद्धि क्या है, विकास क्या है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी पूछा जाता है कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास को समझाइए या वो इतना बड़ा हो गया है, हम कहेंगे कि उसका जो शरीर है, शरीर तो बढ़ गया लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है। तो इसका क्या मतलब है? क्या उसकी वृद्धि हो गई है कि इसका विकास हो गया है? वो चीज़ मतलब क्लियर नहीं होती है। तो वही आज क्लियर करेंगे कि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को देख के कि उसका वृद्धि कितना हुआ है, विकास कितना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट पे हम देखते हैं अ, वृद्धि का अर्थ, ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो वृद्धि है उसका अर्थ क्या है। फिर डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, फिर डिफिनीशन ऑफ डेवलपमेंट। डिफिनीशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में अब डिफिनीशन पूछ दिया जाता है कि ये डिफिनीशन किसने दी, इसलिए एक एक दो दो डिफिनीशन हमने इसमें दे रखी हैं। फिर हम देखेंगे कि ग्रोथ डेवलपमेंट से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। फिर इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, और उसके बाद विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फिर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो लेंदी टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो नॉर्मली किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट, जो भी शरीर में हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, उसको ग्रोथ बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, जिसको हम इजिली माप सकते हैं, नाप सकते हैं इंची टेप से, ठीक है। और किसी बच्चे का वेट है, वो बढ़ रहा है, बच्चा वेट गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ग्रोथ में आती हैं। फिर सेकंड है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल, ठीक है। अर्थात मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गन का यदि साइज बढ़ गया है तो वो छोटा नहीं हो सकता, अर्थात उसमें वृद्धि होती है, वो पीछे नहीं आ सकता बढ़ने के बाद। तो जो चीज़ बढ़ती है, जिसको हम देख सकते हैं, जल्दी माप सकते हैं, ये सारी किस में आती हैं? ग्रोथ में आती हैं। चाहे वो इंडिविजुअल सेल हो, एक सेल है या दो सेल है, दो सेल से मिलके बहुत सारी सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ग्रोथ में आती हैं। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी। जो हमारे बॉडी का साइज है, मास है, ये सब जो है ग्रोथ कहलाता है, ठीक है, जिसको हम इजिली देख सकते हैं। फिर अगर डिफिनीशन की बात करते हैं तो हार्लॉक के अनुसार डिफिनीशन दी गई है कि ग्रोथ इज चेंज इन साइज। ग्रोथ क्या है? किसी व्यक्ति की बॉडी में यदि साइज चेंज हो रहा है तो वो ग्रोथ है। इन प्रोपोर्शन डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चेंज आया है और चेंज करके कुछ नया हो गया। अर्थात कोई बच्चा यदि हम देखते हैं कि वो यदि 1 महीना का है, तो 2 महीने बाद या 1 महीने का बाद उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। पहले वो हल्का सा मुस्कुराता है, थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि वो आंखें भी अच्छे से खोल लेता है, आँख इधर उधर देखता है, हंसता है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, ये सारे किस चीज़ में आता है? ग्रोथ में आता है। फिर प्रो एंड प्रो के अनुसार क्या है कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज। तो जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेज हैं, जैसा ये सारी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, ये सब किस में आती हैं? ग्रोथ के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ग्रोथ में जो एक मोटा मोटा पॉइंट क्या है कि इसमें क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन ओवर बॉडी, पूरे बॉडी में चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हम बच्चा एक देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, तो ये हम चेंज देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति में चेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो भी चेंज हम देख पा रहे हैं वो सब किस में आएंगे? वृद्धि में आएंगे। कैन बी इजिली सीन, चेंजेज में बी मेजर्ड, इसको माप भी सकते हैं, ठीक है। साइज, वेट, हम ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर क्या क्या आ गया? जैसे किसी व्यक्ति का साइज कितना है, वेट कितना है, आकार कितना है, टीथ, उसके दांत, वो भी देख सकते हैं हम कि आज थोड़ा बच्चा होता है उसके एक दांत आता है, दो दांत आता है, फिर उसके बाद कितने दांत आते हैं, ठीक है, उसके बाद दूध वाले दांत गिरते हैं, फिर परमानेंटली वाले दांत आते हैं, ये सारी चीज़ें। हड्डियाँ हम गिन सकते हैं, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, बाद में 206 हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब किस में आता है? ग्रोथ में आता है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलप ग्रोथ है वो एक छोटा पार्ट है किस चीज़ का?
डेवलपमेंट का, विकास का। अर्थात विकास जो है वो बड़ी चीज है, ग्रोथ जो है उसका छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या है कि क्वालिटेटिव चेंज, अर्थात जो ग्रोथ थी वो क्वांटिटेटिव थी, ठीक है, जिसको हम देख सकते थे। लेकिन डेवलपमेंट को देख तो सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते, या मापने में बहुत कठिनाई होती है, एग्जैक्टली माप नहीं सकते कि हाँ इतना ही डेवलपमेंट हुआ है। अब कैसे, कि चेंज इन बिहेवियर मेच्योरिटी, हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर को कैसे माप सकते हैं कि एग्जैक्ट ये इतना परसेंट अच्छा है या इतना परसेंट बुरा है। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली माप नहीं सकते। चेंज आर क्वालिटेटिव इन नेचर, जो भी क्वालिटेटिव चेंज है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव चेंज देखने के लिए मिलते हैं। इसको कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको माप नहीं सकते, कैन बी, माप भी सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि हाँ उसकी बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा। ठीक है, तो आप कहोगे कि बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू टेस्ट है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू टेस्ट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या वो आईक्यू टेस्ट प्रॉपर सही तरीके से एग्जैक्ट नंबर दे देगा, यहाँ इसमें इतनी इतना आईक्यू है, ठीक है, या इतना बुद्धिमान व्यक्ति है। अगर हम समाज के पर देखें सोशलाइज कितना है, तो उसके लिए जो टेस्ट आते हैं वो टेस्ट का एग्जैक्ट माप के दे सकते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति इतना सोशलाइज है, नहीं। मीजर कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज निर्धारित करता है, और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव, ठीक है, ऑर्डरली सीक्वेंस एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन बिहेवियर। जो भी हम सेपरेट ओवर टाइम, किसी भी टाइम में, किसी भी, जब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज होता है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम हैं और किस तरीके का बर्ताव करना है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं। हमारा दिमाग किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, इट बीइंग इन कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीड टिल डेथ। ये क्या है कि कॉन्सेप्चुअल होता है और कब तक चलता रहता है, जब तक किसी भी व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती, कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक जो है डेवलपमेंट होता रहता है। इन दिस सेम डेवलपमेंट ऑफ थॉट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो टिल डेथ तक जो है ये चलता रहता है। ग्रोथ जो है वो एक समय पे रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक डेवलपमेंट उसका होता रहता है। अब डिफिनेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो एंडरसन साहब ने डिफिनेशन दी है कि डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज थ्रू चेंजेस इन बिहेवियर व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो डेवलपमेंट क्या है कि ग्रोथ को भी, ग्रोथ के साथ साथ जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, और चेंज किस तरीके से हो रहे हैं कि हम जिस इन्वायरमेंटल सिचुएशन में रह रहे हैं उसके हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब किस में आते हैं, विकास में आते हैं। ठीक है, तो विकास क्या है, विकास सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, विकास सिर्फ जेनेटिक ही नहीं है, जो जेनेटिक कॉज होते हैं वो और इन्वायरमेंटल दोनों का मिक्सचर है विकास। अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य भी दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक उससे व्यक्ति नहीं चल सकता है जब तक वो वातावरण को भी साथ में ना ले, इसलिए वातावरण का भी उसमें बहुत सारा योगदान रहता है। फिर हम देखेंगे कि ये दूसरी डेफिनेशन है लेबर्ट पॉलस और मर्मर साहब की, जिन्होंने 1979 में दी। इन्हें का डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम एज फंक्शन ऑफ ग्रोथ, मेचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है, ये रिफर टू ए प्रोसेस ऑफ चेंज, किस तरीके से चेंज होता है, ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, किसी भी टाइम में वृद्धि, एंड कैपेबिलिटी ओवर टाइम, किस तरीके से किसी व्यक्ति में किसी चीज़ के लिए कैपेबल होता है, और जो ग्रोथ है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, कितना व्यक्ति मेच्योर है किसी भी एनवायरनमेंट में, किस तरीके से वो अपनी मेच्योरिटी को प्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, विकास में आ जाती हैं, डेवलपमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, छोटा हिस्सा है। तो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाता है, ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आता, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। डेवलपमेंट जो है वो बड़ी चीज़ है, ग्रोथ जो है छोटा है, इसलिए डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से एक दूसरे से अलग है।
ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज की बात करता है। जो भी प्रकृति में क्वांटिटेटिव चेंज हो रहे हैं वो ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट क्या है कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज भी डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंज में क्या है, किसी भी व्यक्ति की हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ठीक है, और जिसको हम माप सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट में इजीली जो है उसको देख नहीं सकते, इजीली माप नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन हम उसको एग्जैक्ट माप नहीं सकते। ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। फिर ग्रोथ जो है वो किस चीज़ को रिफर करता है, फिजिकल चेंज। किसी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेज होते हैं उसको रिफर करता है ग्रोथ। फिजिकल चेंजेज में जैसे हाइट बढ़ गई, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई एंड वेट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ग्रोथ में आती हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेज को रिफ्लेक्ट करता है, ओवरऑल चेंजेज की बात करता है पूरे शरीर में। हाइट वेट के साथ साथ बुद्धि कितना है व्यक्ति में, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी बढ़ी है, या कोई व्यक्ति हाथ पैर जैसे बढ़ गए लेकिन इससे काम कितना हो पा रहा है, ठीक है, ये आपस में सामंजस्य के साथ कितना कार्य कर पा रहे हैं, ये पूरा डेवलपमेंट की बात है। ठीक है। फिर ग्रोथ इज प्योरली फिजिकल सेंस। ग्रोथ क्या है, प्योरली जो है पूरी तरीके से फिजिकल सेंस की बात करता है। जो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल चेंजेज हो रहे हैं वो सब ग्रोथ में जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट इज ओवरऑल, डेवलपमेंट जैसे विकास जो है वो ओवरऑल चेंज की बात करता है, जिसके अंतर्गत फिजिकल चेंज भी हो गए, जैसे हाइट वेट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें बढ़ गई। फिर मेंटल चेंज, हमारा जो मस्तिष्क है वो किस तरीके से किसी भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को लेकर सोचता है, अर्थात दिमाग में किस तरीके से चेंज होते हैं। इमोशनल चेंज, जैसे हम देखते हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ती जाती है, सोसाइटी के प्रति अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, ठीक है, हम हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये सारी चेंज जो है ये किस में आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखें, ग्रोथ इज ओनली ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ क्या है, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा ग्रोथ जो है वो छोटा पार्ट है, डेवलपमेंट जो है वो बड़ा पार्ट है। इसलिए ग्रोथ ओनली ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट बड़ी चीज है इसलिए ये पार्ट है। डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ठीक है। तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन। डेवलपमेंट क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्थात ये रुकता नहीं है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो चलता रहता है। कब से चलता रहता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, अर्थात कब्र, कब्र तक पहुंचने तक डेवलपमेंट चलता रहता है, अर्थात जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। चेंजेस प्रोडक्टेड बाई ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर डायरेक्टली। अर्थात जो भी चेंज हो रहे हैं किसी भी बॉडी में, शरीर में, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को, चेंजेस देयर रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड बिहेवियर और फंक्शनिंग कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। अर्थात जो भी हमारे बॉडी में चेंज हो रहे हैं, बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट जो है वो मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको माप नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है उसको अच्छे से समझा है। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। तो चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में ये जो सामने आपके दिख रहे हैं स्लाइड में, ये ऑप्शन उसमें से तीन तीन मान लीजिए ये वाले हैं, एक अलग से कोई ऑप्शन डाल दिया तो उसमें पूछेगा कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको वो बताना पड़ता है। ठीक है। अब चलिए हम इस पे बात करते हैं कि वृद्धि और विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो अ, विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि चला फिर बंद हो गया, फिर रुक गया, फिर चला, ऐसा नहीं है, निरंतर चलता रहता है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि उसकी जो गति है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन निरंतर का सिद्धांत ये कहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है लगातार साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं जब बच्चा छोटा होता है तब क्या होता है कि विकास जो है, ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है। बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है और एक साल में, 1.5 साल में बच्चा चलने लगता है। ठीक है। लेकिन समय के साथ फिर गति धीमी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद धीमी हो जाती है। तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। फिर सेकंड है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, अर्थात सभी व्यक्तियों में सामान्य गुण नहीं होते, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है।
हर व्यक्ति की बुद्धियाँ अलग हैं, हर व्यक्ति की लंबाई और फेस और सारी चीज़ें अलग हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, और क्या है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास कर सकता है। किन्हीं भी यदि दो बालकों की हम बात करें तो एक बालक दूसरे बालक से कहीं ना कहीं किसी एक फील्ड में अच्छा पाया जा सकता है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये कहता है कि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर हम दूसरी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी। ठीक है, परिमार्जितता का सिद्धांत। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र से यदि देखा जाए तो ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति में वांछित परिवर्तन के लिए ये सिद्धांत आवश्यक है। ठीक है, कि बच्चे का यदि वृद्धि तो हो गई है, लेकिन उसके जो बिहेवियर है उसको यदि परिवर्तन करना है तो उसको शिक्षा किसी न किसी तरीके से उसको इस तरीके से शिक्षित किया जाए कि वो अच्छी रास्ते पे आ सके, अच्छे नैतिक गुण हो सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी तो यही कहता है कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से हम इसको उन्मुख किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ शक्ति यही कहते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एंड प्रिडिक्टेबल प्रिंसिपल। तो इसके अंदर क्या है कि निश्चित तथा पूर्व कथनीय अर्थात पहले से ही हम बता सकते हैं कि जो विकास है वो किस तरीके से चलता है। पूर्व कथनीय मतलब पहले से ही कथन किया जा सकता है कि जो विकास है वो किस तरीके से चलेगा। हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो सिर है वो बड़ा होता है, लेकिन समय के साथ जो सर जो है वो छोटा हो जाता है, हाथ पैर जो है वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बताते हैं। इसे मस्तकोधमुखी क्रम कहते हैं, अर्थात पहले मस्तिष्क क्षेत्र का विकास होता है, फिर धड़ का होता है, उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे कि पैर का विकास होता है। जैसे किसी कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, जब वो कंट्रोल करेगा तो अपने हेड को सबसे पहले ऐसे उठाएगा, उसके बाद अपना जो ये धड़ है, ठीक है, जो सीना है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। फिर धीरे धीरे अंत में वो पैरों का विकास होगा और वो चलने की प्रक्रिया चालू होगी। तो ये एक क्रम है जिसको हम पहले से पूर्व कथनी प्रकृति के रूप में हम देखते हैं। फिर दूसरा क्या है कि समीप से दूर का, सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है उसका दिल जो है वो बनता है, उसके बाद धीरे धीरे समीप से दूर का अर्थात दिल के पास वाला हिस्सा बनता है, फिर धीरे धीरे हाथ बनते हैं, और हाथों के बाद में उंगलियों पे जो है बच्चे का कंट्रोल आता है। ठीक है, सबसे अंत में हमने देखा उसको पेन पकड़ाना सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर सबसे अंत में जो है उंगलियों का काम आता है। ठीक है, तो ये पूर्व कथनी हो गया। फिर और हम क्या देखते हैं उसके आगे हमने देखा है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि जो भी पैटर्न है विकास का वो लगभग लगभग समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अलग तरीके से पैदा हो रहा है, हर व्यक्ति अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी विकास का पैटर्न है वो सभी में समान है, और वो चाहे जीव जंतु हो या फिर वो मनुष्य हो, सभी के लिए एक समान है। अर्थात बच्चे में विकास उसी तरीके का होगा जैसे एक बच्चे में हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से उसका धड़ पहले कंट्रोल करता है, फिर बीच वाला पार्ट कंट्रोल करता है, फिर नीचे अर्थात पैरों पे कंट्रोल आता है, उस तरीके से सभी बच्चों का जो विकास है उसी तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत कहता है कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि जब बच्चों के हाथ पैर बन जाते हैं तो पहले क्या करता है कि अंगों को अर्थात हाथों को चलाना सीखेगा, उसके बाद उंगलियों को, हाथों पे पहले कंट्रोल आएगा, ठीक है, किसी बच्चे का, उसके बाद उंगलियों पे कंट्रोल आएगा। तो ये इसमें कहा गया है समन्वय का सिद्धांत कि समन्वय जो है एक उसका भी एक विकास का क्रम है। ठीक है, कि बच्चा सबसे पहले मान लीजिए पैर तो है, लेकिन पैरों का क्रम जिस तरीके से पहले पैर बन जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे उन पर कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो वो होता है समन्वय का सिद्धांत। तो बच्चा पहले क्या करेगा, अंगों पर पहले कंट्रोल होगा, उसके बाद में वह उसमें समन्वय स्थापित करेगा। शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक क्या बोला जाएगा कि उचित विकास नहीं हो पाया है। तो विकास के लिए बच्चे के भागों और उसके बीच में समन्वय होना अति आवश्यक है। यदि समन्वय नहीं है तो उचित विकास नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि हाथ बन गया है और उंगलियों के माध्यम से बच्चा लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, यदि ब्रेन है तो ब्रेन के माध्यम से वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा है,
तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अर्थात जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ हेरिडिटी का ही, अर्थात वंशानुक्रम का ही वो नहीं है। वंशानुक्रम और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, दोनों का मिक्सचर है जो भी शरीर होता है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है कि जो भी गुण हमारे अंदर, गुण जो हैं वो पेरेंट्स से आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से चीज़ें नहीं चलती हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। इसमें जो वंशानुक्रम है और वातावरण, अर्थात वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं है। ठीक है, वंशानुक्रम ये है, लेकिन वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर और संभावनाओं को भी निर्धारित करता है। ठीक है, अब वंशानुक्रम, मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे को किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में, वातावरण में छोड़ दिया जाए जहाँ पे सब अनपढ़ हैं, सब चोर हैं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ चोरी करके ही पेट भरा जाता है, तो बच्चा जो भी उनका बच्चा है पढ़े लिखे पेरेंट्स का, तो वो बच्चा क्या बहुत अच्छा बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण है तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगा। इसलिए जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, उसके साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव उसके डेवलपमेंट पे पड़ेगा, विकास पे पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। अर्थात क्या है कि कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी चीज को एक तरीके से, जो प्रगति होती है, किसी भी चीज को सीखता है तो वो चक्राकार गति से सीखता है, अर्थात इस तरीके से सीखता है, इस तरीके से। ठीक है, क्या है कि मान लीजिए बच्चा यहाँ से चला, किसी भी चीज को ऐसे सीखा, लेकिन फिर हो सकता है कि दोबारा उस चीज को ऐसे रिपीट करना पड़ जाए समय के साथ। ठीक है, इस तरीके से चलता है। सीधे जो विकास की गति है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होती सीधी, अर्थात घूमती हुई चलती है, ऐसे चक्राकार गति में विकास होता है। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं, और हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए। आशा है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्री नेटर में देखेंगे कि जन्म से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित कर सकती हैं। कि ध्यान रखना चाहिए, जब भी पेट में बच्चा होता है तब माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए, नहीं तो क्या करता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। ठीक है, चोट लगने से बचना चाहिए, किसी भी ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। हमने आसपास अपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी ना किसी प्रकार का ड्रग ले रही हैं, तो उनसे उनको दूर रहना चाहिए, तभी जो बच्चा है वो स्वस्थ होगा। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रभाव उसका पड़ता है। न्यूट्रिशन, हम भोजन कैसा कर रहे हैं, अपने शरीर को कैसा रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये अगर यदि इफेक्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, उसको बाद में चर्चा करेंगे। अभी आज इस पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी बड़ा और लंबा हो गया है। ठीक है, फिर पोस्ट नेटल की बात करते हैं। पोस्ट नेटल में जेनेटिक कारण हो गए, ठीक है, आर्थ फैक्टर हो गया। ठीक है, या माता पिता में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो उसके थ्रू बच्चे में आ गई, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, जो खान पान है वो कैसा है, यदि अच्छा खान पान होगा, अच्छा बच्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं। खान पान अच्छा नहीं है, माता बीमार रहती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, यदि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर्स, यदि हार्मोन का सही से कंट्रोलिंग है तो अच्छी बात है, अच्छा डेवलपमेंट बच्चे में होगा। यदि कंट्रोल पावर सही से नहीं है और हार्मोन सही से नहीं वो हो पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं, तो फिर वहाँ भी दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर इसके आगे आज इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।